आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त और उसकी मां मूरा का सुजात के गहरे रहस्य से परिचय करवाने वाले थे, लेकिन उससे पहले जरूरी हर्यक वंश की महागाथा की कहानी सुना रहे थे। हर्यक वंश के अजात शत्रु की गाथा सुनते हुए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त, कौशल साम्राज्य के महाराज प्रसेनजीत अपने राज दरबार में घट रही इस घटना के साक्षी बन रहे थे। उसने अपनी कमान से शाही तलवार निकाली। शाही तलवार निकालने के पश्चात उसने शाही सैनिकों को अपनी आंखों से इशारा किया और सैनिकों ने बिगुल और ढोल की ध्वनि को तीव्र कर दिया। उस युद्ध के बिगुल की तीव्र ध्वनि के साथ ही बिगुल बजने के पश्चात प्रसेनजीत ने हंसते हुए बंदी बने अजातशत्रु से कहा, वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। अजातशत्रु, अति सुंदर। तुम्हारे आत्मविश्वास से हम प्रसन्न हुए। मौत को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर भी जो ना डरे वो योद्धा ही होता है। अजातशत्रु, आज तुमने अपने योद्धा होने का परिचय दे दिया है। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भुक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात यदि तुम युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती के सुख को भोगोगे। इसलिए उठो, हे कौन्तेय, निश्चय करके युद्ध करो। चंद्रगुप्त, इतना सुनने के बाद बंदी बने अजातशत्रु ने प्रसेनजीत से हंसते हुए कहा, इसका अर्थ महाराज प्रसेनजीत मुझे यानी अजातशत्रु को दोबारा युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। यदि ऐसा है तो एक क्षण के लिए मुझे आजाद करिए, फिर मैं बताता हूं कि यथार्थ में युद्ध किसे कहते हैं। चंद्रगुप्त, इतना कहते ही अजातशत्रु ने बलपूर्वक अपने पांव को राजमहल की भूमि के ऊपर पटक दिया। मगध साम्राज्य की जय हो। अजातशत्रु के पांव में इतनी शक्ति थी कि उससे जो कंपन पैदा हुआ उससे अवंती साम्राज्य के राजमहल में बैठे मंत्री के साथ साथ महाराज का सिंहासन भी हिलने लगा। जब सिंहासन हिलने लगा तब महाराज प्रसेनजीत अपने सिंहासन से खड़े हुए और अजातशत्रु से कहा, वाह, अति सुंदर। यथार्थ को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अजातशत्रु, तुम्हारी शक्ति बता रही है कि अभी तुम्हारे अंदर के योद्धा जीवित हैं। इसलिए मैं यानी प्रसेनजीत आज्ञा देता हूं कि तुम अपना अनुरोध हमारे सामने प्रकट करो। यदि तुम्हारा अनुरोध हमारे हित में रहा तो तुम्हारी मृत्यु दंड को टाल दिया जाएगा। ये साम्राज्य जानना चाहता है कि अजातशत्रु के मन में प्रसेनजीत के लिए क्या सुझाव और अनुरोध है। अनुरोध या सुझाव? हाँ, मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है। बिना एक क्षण भी विलंब किए बताओ, क्या है वो सुझाव? मुझसे एक बार फिर से मित्रता कर लो, और इसके पश्चात मुझे काशी वापस कर दो। यदि तुम ऐसा करते हो तो मैं यानी अजातशत्रु तुम्हें एक और प्रस्ताव दूंगा, जिसके पश्चात मगध और तुम्हारे साम्राज्य की मित्रता का इतिहास आने वाली पीढ़ियां कई शताब्दियों तक स्मरण रखेगी, और उन पीढ़ियों की स्मरण शक्ति में प्रसेनजीत का नाम भी अंकित हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां तो वैसे भी प्रसेनजीत को स्मरण रखेंगी, क्योंकि प्रसेनजीत ने अजातशत्रु के गर्व को ध्वस्त किया है। अजातशत्रु, तुम्हारी मां यानी महाराज बिंबिसार की अर्धांगिनी महारानी कौशला देवी ने
मुझे कहा था। भ्राता, मुझे ज्ञात है कि मैं आपके सम्मान और स्वाभिमान के सूत्रधार हूँ। महाराज बिंबिसार के दिवंगत होने के पश्चात आप अजात शत्रु से बहुत अधिक क्रोधित हैं। उसका कार्य क्षमा योग्य नहीं है। इसके पश्चात भी मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरे इस सृष्टि से जाने के बाद उसके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखिएगा। उसके युद्ध के उपरांत भी यदि उसे बंदी बना लिया जाए तो भी अजात शत्रु को मृत्यु दंड नहीं दीजिएगा। उसे उसके कर्म का फल भाग्य विधाता देगा। क्षमा, अजात शत्रु को क्षमा दीजिएगा। महारानी, मुझे क्षमा करिएगा। मुझे अपराध बोध है। अजातशत्रु, कौशल का इतिहास रहा है कि हम मित्रता के ऊपर विश्वास रखते हैं, न कि छल और शत्रुता के ऊपर। इसलिए ये महागाथा आगे बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि कोसल साम्राज्य के बारे में हिस्टोरियन उमा शंकर क्या कह रही हैं। कहानी के इस मोड़ पर अगर हम कोसल साम्राज्य की बात करें तो कोसल राज्य को उसकी संस्कृति और प्रथाओं के लिए याद किया जाता है। कोसल साम्राज्य की शुरुआत अवध क्षेत्र में हुई थी। अवध उत्तर भारत के दक्षिण यानी साउथ उत्तर प्रदेश में है। प्राचीन काल में कोसल उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। कौशल ने बौद्ध परंपरा की शुरुआत की। कोसल साम्राज्य के बाद कई राज्यों में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। कोसल राज्य में विभिन्न आंदोलन शुरू हुए और विकसित हुए। कोसल में शाक्य वंश का क्षेत्र विकसित हुआ और इस पर बौद्ध धर्म का शासन था। उस समय 16 अलग अलग शक्तिशाली राज्य थे और कोसल इन शक्तिशाली राज्यों में से एक था। उस समय कोसल की राजनीतिक ताकत और शक्ति बहुत अधिक थी। इसने कोसल को प्राचीन भारत में अपना स्थान दिलाया। मगध के साथ कई युद्धों के कारण कोसल साम्राज्य की क्षमता और नाम खराब और कमजोर हो गया। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 5 BC में कोसल को युद्ध के बाद मगध द्वारा चलाया गया था। कुषाण साम्राज्य के विस्तार से पहले मित्रा, देव और दत्ता राजवंश का कोसल पर नियंत्रण था। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि शुरुआती दौर के वैदिक साहित्य यानी लिटरेचर में कोसल मौजूद नहीं है और इसकी चर्चा नहीं की गई है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में कोसल राज्य का कुछ अस्तित्व है। उत्तर वैदिक ग्रंथों के अनुसार कोसल क्षेत्र कल्पसूत्र और शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। महागाथा के इस मोड़ पर इंफॉर्मेटिव नॉलेज देते हुए आपको बता दें कि संस्कृत महाकाव्य के अनुसार इक्ष्वाकु कोसल क्षेत्र के शासक थे। राजा इक्ष्वाकु के बाद उनके वंश ने शक्तिशाली कोसल साम्राज्य पर शासन करना जारी रखा। पुराण में आप कोसल के राजाओं या शासकों की सूची पा सकते हैं। इक्ष्वाकु वंश से लेकर प्रसेनजीत तक सभी शासकों के नाम पुराण में हैं। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कोसलन बौद्ध राज्य है क्योंकि यह कोसल राज्य से निकला था। ऐसा माना जाता है कि शाक्य वंश ने कोसल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की थी। शाक्य वंश वो राज्य है जिसने बौद्ध संस्कृति का विकास किया। ऐसा माना जाता है कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति शाक्य वंश से हुई है जो कोसल के नियंत्रण में था। इसी के साथ आपको बता दें कि महाग्रंथ महाभारत में कोसल साम्राज्य काफी चर्चित है और इसका कई बार जिक्र हुआ है। कुरुक्षेत्र युद्ध महाभारत के इतिहास के सबसे बड़े युद्धों में से एक है। भगवान राम के 2 पुत्रों के शासन के दौरान कोसल साम्राज्य पहले से ही 2 क्षेत्रों में विभाजित था। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान पांडवों और कौरवों के शासन के तहत 2 क्षेत्रों को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। इस समय महागाथा में आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को हर्यक वंश की कहानी सुना रहे हैं। हर्यक वंश की कहानी आगे बढ़ ही रही थी कि चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य से सवाल करते हुए कहा, ब्राह्मण भद्र, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अजात शत्रु भी एक कुशल योद्धा था। तो फिर कोसल के महाराज प्रसेनजीत ने अजात शत्रु को लेकर क्या फैसला किया? क्या अजात शत्रु को काशी वापस मिली? और अजात शत्रु के मन में दूसरी कौन सी बात चल रही थी? मेरे अंतर्मन में ये सभी सवाल किसी अश्व की भांति दौड़ रहे हैं। क्या आप मेरे प्रश्नों का यथासंभव उत्तर देंगे? बताइए ना ब्राह्मण भद्र। इतनी व्याकुलता सही नहीं है वत्स। अपने कार्य और व्यवहार में एकाग्रता और स्थिरता न होने पर व्यक्ति को असफलता का स्वाद चखना पड़ता है। इसलिए अपने व्यवहार में स्थिरता लाओ।
जी ब्राह्मण भद्र, मैं भविष्य में इस बात का स्मरण रखूंगा। परंतु चंद्रगुप्त, परंतु क्या? जी ब्राह्मण भद्र, मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि धनानंद। चंद्रगुप्त ने हर्यक वंश की गाथा सुनते सुनते अचानक नंद वंश के क्रूर शासक धनानंद का नाम लिया। जैसे चंद्रगुप्त ने धनानंद का नाम लिया, वैसे ही कुटिया के कुछ दूर से घोड़े पर सवार धनानंद के सैनिकों की आवाज कुटिया के अंदर आने लगी। वो कुरूप असुर की तरह दिखने वाला आचार्य चाणक्य। क्या मुरा और चंद्रगुप्त की कुटिया के बाहर धनानंद के सैनिक पहुंच चुके थे? अब क्या होगा आचार्य चाणक्य और वृद्ध शक्टार का? क्या है आचार्य चाणक्य के सुजात का गहरा रहस्य? और क्या हुआ था हर्यक वंश के आजात शत्रु के साथ, जिसने बदल दिया था पूरे मगध का इतिहास? ये महागाथा होने वाली है और भी ज्यादा रोमांचक, इसीलिए सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।